भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्टिव मोड में मोदी सरकार, लॉ कमीशन से मांगी रिपोर्ट। आम सहमति बनाने के लिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड से होगी बातचीत। केजरीवाल को नहीं मिलेगी पीएम मोदी की डिग्री की कॉपी, गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक दिल्ली को लेकर। अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। नोएडा में फ्लैट लेने वालों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिए यूनिटेक को 1 महीने में 5 करोड़ देने के आदेश। रकम नहीं चुकाने पर डायरेक्टर को होगी जेल। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, 30 से ज्यादा की मौत। राहत एवं बचाव के लिए लगाए गए 2 हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। और हेड कोच विवाद में नया मोड़, अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी की कमेटी से रवि शास्त्री का इस्तीफा। कुंबले को खुद पर तरजीह मिलने से बौखलाए शास्त्री। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरा टर्म नहीं मिलने पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश में किसी एक इंसान के चले जाने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि वो ना तो प्रधानमंत्री थे ना ही वित्त मंत्री। हमारी सिस्टम द्वारा निर्धारित दायरे के अंदर ही रिजर्व बैंक का गवर्नर काम करता है। इसी व्यवस्था के तहत कई आरबीआई गवर्नर ने बढ़िया काम किया था। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पूरे विवाद की मुख्य वजह राजन खुद है। उनके द्वारा दिए गए बयान से विवाद पैदा हुआ। यशवंत सिन्हा ने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के लगातार निजी हमलों के बावजूद बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से समर्थन किया, वह तारीफ के लायक है। अपनी ही पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी की नाराजगी के बाद नरम पड़ गए हैं। स्वामी ने ट्वीट करके लिखा, अब राम मंदिर, नेशनल हेराल्डी, स्वामी दयानंद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले, सीएसके बैन जैसे मुद्दों पर फोकस करूंगा। अब 1 हफ्ते तक कम ट्वीट्स करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी को पार्टी आलाकमान से स्पष्ट संदेश मिला है कि वो अब मीडिया की नजरों में कम आए। ये मैसेज उन्हें निजी तौर पर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वामी को अप्रत्यक्ष तौर पर फटकार लगाई थी। मोदी के मुताबिक स्वामी ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। स्वामी ने पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, फिर बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर निशाना साधा था। बिहार के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को एमआईटी ने उसके ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में गणित पढ़ाने की पेशकश की है। सुपर 30 द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि कुमार को ये पेशकश ऑनलाइन पाठ्यक्रम एडएक्स द्वारा की गई है, जो एमआईटी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहल है। एमआईटी के प्रोफेसर अनंत अग्रवाल ने कुमार को ये जानने के लिए पत्र लिखा है कि किस प्रकार उनका सुपर 30 कार्यक्रम एडएक्स के समान है और दोनों मिलकर अधिक छात्रों तक पहुंच बना सकते हैं। उन्होंने लिखा कि हमें इस संभावना का पता लगाकर खुशी होगी कि आपके सुपर 30 को अपने मंच पर लाकर किस प्रकार हम मिलकर साथ काम कर सकते हैं। कुमार ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है कि एमआईटी जैसे संस्थानों ने उनकी पहल का संज्ञान लिया है। जंक्शन पर यात्रियों को अब 15 रुपए में 7 पुड़िया, सब्जी और अचार का पैकेट मिलेगा। रेल मंत्रालय के आदेश पर वेंडरों के लिए रेल जनता आहार का पैकेट बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वेंडर जनता आहार नहीं बेचेगा तो उसका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। रेल अधिकारियों के मुताबिक बरेली जंक्शन पर वेंडर यात्रियों को कागज पर 5 पूड़ी, एक दोने में आलू छोले की सब्जी और अचार 28 रुपए में बेचते हैं। ये खाना पूरी तरह से खुले में बेचा जाता था। स्वच्छता की अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने सभी बड़ी रेल स्टेशनों पर वेंडरिंग का काम करने वाले ठेकेदारों को आदेश दिए गए हैं। वेंडर आलू पूड़ी, सब्जी, अचार रेल जनता आहार लिखे हुए गत्ते के डिब्बे में बेचेंगे। इसके लिए स्टेशन अफसर नियमित चेकिंग भी करेंगे, जिससे जनता आहार की व्यवस्था को प्रॉपर तरह से लागू कराया जा सके। शुक्रवार को टीम इंडिया के पूर्व टीम निदेशक रवि शास्त्री ने आईसीसी की क्रिकेट
समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच पर हुए विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए अनिल कुंबले को खुद पर मिली तरजीह के बाद बौखलाए रवि शास्त्री ने पहले तो क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर हमला किया और अब इस्तीफे से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में काम नहीं करना चाहते। रवि शास्त्री इस कमेटी से बतौर मीडिया प्रतिनिधि जुड़े हुए थे। इस कमेटी में बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख और वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर और राहुल द्रविड़ भी शामिल है। द्रविड़ इस कमेटी में बतौर क्रिकेटर प्रतिनिधि शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद पर अब गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को डिग्री की कॉपी देने के आदेश पर रोक लगा दिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के एमए की डिग्री पर सवाल उठाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी, जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री की कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया था। सीआईसी के इस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट पहुंच गया और अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। शीना बोरा मर्डर केस में सरकारी गवाह बने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। श्यामवर राय ने बताया कि शीना की हत्या इंद्राणी ने नहीं किया है, जबकि उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने इस वारदात में उसका साथ दिया है। इस बयान की कॉपी बचाव पक्ष के वकीलों को सौंप दी गई है। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज कराए अपने बयान में श्यामवर ने कहा कि वारदात के समय उसने कार में शीना, इंद्राणी और संजीव खन्ना बैठे हुए थे। उसने शीना का मुंह दबाया। संजीव खन्ना ने उसके बाल पीछे से खींचते हुए पकड़ा और इंद्राणी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। सरकारी गवाह बनने के बाद श्यामवर को कोर्ट ने माफ कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा दांव खेला है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के तरीकों पर सलाह मांगी है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा की ओर से लॉ कमीशन के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मामले की पड़ताल के लिए कहा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे की पड़ताल करने को कहा है। गौड़ा ने कहा, हम इस मसले से जुड़े सभी लोगों से सलाह ले रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी पार्टी के एजेंडे में भी है। इस मसले पर राज्यसभा और लोकसभा में कई बार सवाल पूछे गए हैं। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को 72 घंटों का इंतजार करना होगा। इस बीच बड़ी उमस को मौसम विभाग ने बारिश का संकेत बताया है। मौसम विभाग के उप महानिदेशक अरविंद शर्मा से बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। मौसम विभाग के उप महानिदेशक AK शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। शर्मा जी, अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली NCR में आज वर्षा होगी, लेकिन उस तरीके की ना बारिश देख पाया, ना मानसून अभी तक आ पाया, क्या कहेंगे? देखिए, कंडीशंस जो हैं फेवरेबल बन रही हैं। नमी बढ़ चुकी है, आप देख भी रहे हैं चिपचिपाहट कितनी लग रही है यदि आप बाहर जाएं, और ह्यूमस है, गर्मी भी बढ़ी हुई है, पुरवैया आ रही हैं, नमी भी लेके आ रही हैं। तो आप ये मान के चलिए आज इवनिंग नाइट से आगे जो है आपको वर्षा मिलनी चाहिए। आपने कहा कि उमस बढ़ रही है, तो कब तक ये इस उमस का रहने के चांसेस हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी होगी या जल्द से जल्द बारिश? ये बढ़ोतरी होगी और नेचुरली और बढ़ेगी इसमें। और सबसे बड़ी बात जो होता है कि जब एक बार आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो एक उठाने के लिए मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो वो ट्रफ की जो मूवमेंट है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और नेचुरली आज आफ्टरनून इवनिंग नाइट से आगे आपको वर्षा मिलनी है। इसके अलावा एक और सवाल कि दिल्ली में इस बार मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी, तो कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है? देखिए, उसको बेसिकली तो कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज ए होल बोला गया था, दिल्ली उसका पार्ट है। तो 106% के करीब जो बताया गया था कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। तो कब तक उम्मीद लगाई जाए कि कब तक मानसून रहेगा दिल्ली में? नहीं, मानसून तो देखिए अभी तो हम तो वेट कर रहे हैं आने की, और जैसे कि कहा है कि जिससे आज भी बारिश हो जाती है तो 1-2 दिन में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। कंडीशंस फेवरेबल, जैसे आप भी अभी से लेके आगे 48 घंटों में कंडीशंस फेवरेबल बन रही है ऑन सेट की, और फिर ये सितंबर तक रहता है। डिपेंड करता है कि बाद में उस समय की कंडीशन है कि वो 3rd वीक तक जा रहा है या कभी कभी 2nd वीक में भी लौट आता है। तो मगर अभी हमारे पास जुलाई है, अगस्त है और सितंबर। तो ये थे हमारे साथ AK शर्मा जी, जिनका कहना था कि अगले 72 घंटों में लोगों को इस गर्मी से, इस उमस से राहत मिलने की एक उम्मीद है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मेट्रो TV,
दिल्ली। टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले खिलाड़ियों के साथ नेट पर पसीना बहा रहे हैं। गेंदबाजों से लगातार लाइन लेंथ को लेकर बातें कर रहे हैं तो बल्लेबाजों को अपनी फिरकीपन नचा रहे हैं। इन सब के अलावा वो टेस्ट कप्तान विराट कोहली पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वेस्टइंडीज दौरे की तैयारियों में टीम इंडिया जुटी हुई है। शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट टीम के आधिकारिक फेसबुक पेज से एक वीडियो शेयर किया गया। इसके साथ लिखा गया, नेट सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली पर कोच कुंबले की करीबी नजर। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज रवाना होने वाली टीम इन दिनों प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा ले रही है। गुरुवार से टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अगले महीने वेस्टइंडीज का दौरा करने के लिए तैयार टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच से पूर्व 2 मुकाबले और खेलेगी। वेरी स्पेशल के नाम से मशहूर वीवीएस लक्ष्मण को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मुख्य कोच अनिल कुंबले की कंपनी में शेयरधारक होने के लिए लक्ष्मण के खिलाफ लगाए जा रहे हितों के टकराव के आरोप गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के साथ 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य लक्ष्मण तब कुंबले की कंपनी टेनविच में शेयरधारक थे जब मुख्य कोच पद के लिए इंटरव्यू हुए थे। बीसीसीआई सेक्रेटरी अजय शिर्के ने कहा, लक्ष्मण ने बीसीसीआई को सूचित किया था। उन्होंने टेनविच स्पोर्ट्स में अपनी 5% के कुल शेयर मार्च 2016 में बेच दिए थे और साथ ही घोषित किया था कि उनके टेनविच स्पोर्ट्स में अब कोई शेयर नहीं है और वे उसके किसी अधिकृत या अनाधिकृत पद पर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कसता जा रहा है। बीकानेर में जमीन सौदा मामले में ईडी ने उनकी नई फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। मई 2016 में शुरू हुई उनकी इस नई कंपनी का नाम भी पुरानी कंपनी पर ही रखा गया है, जबकि दोनों के कामकाज और दायित्व में अंतर है। जानकारी के मुताबिक ताजा नोटिस अकाउंट स्टेटमेंट जमा करने को लेकर जारी हुआ है। निदेशालय ने इससे पहले कंपनी को जून महीने में भी नोटिस जारी किया था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में एक बार फिर ताजा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ईडी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को नोटिस भेजकर वित्तीय लेन देन की जानकारी मांगी है। जमीन सौदे में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में ईडी ने ये कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और बीजेपी नेतृत्व केंद्र के बीच अधिकारों की जंग अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि वह ये स्पष्ट करे कि राष्ट्रीय राजधानी को लेकर किसके पास कितना अधिकार है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। चीफ जस्टिस टी.एम. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार है। दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह और के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि राजधानी में दुविधा की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि दिल्ली के एक राज्य है या नहीं। केजरीवाल सरकार के इस कदम को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उनकी पुरानी मांग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हवाई जेट ईंधन के दाम में 5.5% की वृद्धि हुई है। ये लगातार 5वां महीना है जब इसके दाम बढ़े हैं। हालांकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 11 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। मार्च से पिछले लगातार 5 महीनों में जेट ईंधन की कीमत में 25% या 9,985 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जेट ईंधन अभी भी पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 64.76 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 54.70 रुपए प्रति लीटर और जेट ईंधन की कीमत 49.28 रुपए प्रति लीटर है। इधर तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में कटौती की है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की लागत अब दिल्ली में 537.50 रुपए होगी, जो पहले 548.50 रुपए थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।